बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन तमाम छात्रों के लिए ये जो सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं और वो सारे टॉपिक से आए हुए प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ये नोट्स भी आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है आज ये जो हमारा टॉपिक होगा ये कुषाण गुप्त और पाल वंश को लेकर है। अब इसके बाद क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा जिसमें कि हम लोगों ने प्राचीन बिहार के इतिहास को कनेक्ट किया और आपको बता दें कि ये बिहार स्पेशल सीरीज है। तो इसके बाद शुरू हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग बिहार स्पेशल में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर चुके हैं और प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पर ज्योग्राफी पॉलिटी से भी संबंधित आपके जो है एमसीक्यू और वीडियोस देखने को कल से आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक एक करके मैं आपको साझा भी करते जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इन सबके पीडीएफ वगैरह जो है ना ये आप एप्लीकेशन पे जरूर आ जाए, जो कि सक्सेस की 98 ऑफिशियल का ये एप्लीकेशन है। यहाँ से ये जो कोर्स दिया गया है ब्रह्मास्त्र सीजीएल 4 का, इस कोर्स में आप लोगों को सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। इनफैक्ट इसमें वीडियो क्लासेस हैं जो कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, इन सबके रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो हर टॉपिक को जो हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है और एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है यहाँ से, और ये सारी चीजें आपको यहाँ से अवेलेबल करवाया जा रहा है चैनल के माध्यम से भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे जुड़िए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये ई बुक दिया गया है, ये इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री है, जिसमें कि 15 प्रैक्टिस सेट है। इन प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू कीजिए। जहां भी कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि ग्रुप आपको दिया गया है और ये प्राइवेट ग्रुप है सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए जो छात्र इस कोर्स में ज्वाइन हो रहे हैं। तो वैसे में आपका यहाँ पे डाउट बनता है, तो जो भी डाउट बनता है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुषाण वंश के बारे में। सबसे पहले तो देखिए शुरुआत क्या है कि क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भारत आने वाले विदेशियों में से जो यात्री, विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे, उनमें से अगर सबसे अंतिम शासक के बारे में पूछ ले तो वो आपको बताना है कौन सा, तो कुषाण। ठीक है, याद रखिएगा वो कुषाण सबसे अंतिम शासक थे और जो कि विदेशों से आने वाले ये क्रम में पहले हिंद आए, फिर यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर उसके बाद ये कुषाण आए। तो यहां पर देखिएगा तो ये क्रम बना। तो कुषाण जो थे वो कहां के यात्री थे, तो कुषाण चीन से आए थे लोग। ठीक है, याद रखिएगा चीन के एक तोखरी जाति होती है वहां से ये संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुषाण जो है कहां से आए, और तो आपको बताना है कि कुषाण जो है कहां से आए, तो चीन से आए, जो कि एक तोखरी या यूची कह लीजिए, यूची कहते थे इसको, है ना, यूची जाति से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कुषाण जो है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा कुषाण वंश का संस्थापक अगर कभी पूछ दे तो आपको बताना है कुजुल कैडिफेसस। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, है ना। कौन है, तो कुजुल कैडिफेसस, पहला चीज। दूसरा चीज की एक सवाल और पूछा गया है कि इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था। तो इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क, और इसकी राजधानी जो थी पुरुषपुर यानी कि पेशावर पाकिस्तान में है, और मथुरा रही है, यानी कि दो जगह इनकी राजधानियां रही। तो ये दोनों चीज जरूर पूछता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कुषाण वंश का जो है जो यहाँ पर एंट्री हुआ है ना, विदेशियों का ये एंट्री था, ये चाइना के रहने वाले थे लोग, तोखरी जाति से संबंधित हैं। और कुजुल कैडिफेसस जो कि इस वंश के संस्थापक थे, किसके, कुषाण वंश के। और सबसे प्रमुख शासक में अगर नाम ले तो कनिष्क का नाम याद रखना है। अब चूंकि देखिए कुषाण वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क, और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर और मथुरा थी। और इसमें अब दो चीजें ध्यान में रखिएगा, इनके समय में दो रचनाएं हुई, एक अश्वघोष और एक बुद्ध चरित्र का, जो कि कनिष्क के पाटलिपुत्र से जो विजय होने की गाथा है वो कही गई। तो इसमें एक लाइन जरूर जोड़ लीजिएगा, इस नोट्स में मैं अगर नहीं लिखा हूं तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कनिष्क के समय दो रचनाएं की गई, एक अश्वघोष और एक जो है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र की रचना कनिष्क के दौरान हुई, कनिष्क के पाटलिपुत्र का विजयी जो यात्रा था उसको लिखा गया।
तो कनिष्क के समय अगर देखा जाए तो जो कला विकसित थी वो सबसे ज्यादा गांधार की और यहाँ पर मथुरा की कला जो है उस समय विकसित थी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि बुद्ध संगति जो हुआ था, है ना, मैंने आपको कल बढ़ाया था कि 3 बौद्ध संगतियां हुई थी। चौथा बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। ये कुंडल वन में करवाया गया और ये कहां करवाया गया था, तो कश्मीर में करवाया गया था। ठीक, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा इसको प्रयोग भी किया जाता है, इन्हीं के द्वारा एक लागू किया गया था शक संवत। शक संवत जो कि 78 ईस्वी से इसको काउंट किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और कला यहाँ पर जो है गांधार और मथुरा कला को विकसित किया गया था यहाँ पे। तो ये कुषाण का है सारा कहानी। और कुषाण में सबसे प्रचलित शासक थे कनिष्क। कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कला विकसित हुआ। कनिष्क ही चौथा बौद्ध संगति करवाए जो कि कुंडल वन कश्मीर में करवाए। और कनिष्क के द्वारा ही 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया गया, जिसको कि आज भी भारत सरकार क्या करती है, तो इसको यूज करती है। और कनिष्क के समय एक व्यापार का मार्ग खोला गया जिसे हम लोग सिल्क मार्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिल्क रूट कहते हैं इसको। इस पे अधिकार जमाया था इन्होंने। ठीक है, ताकि जो है भारतीय लोग भी जाकर सिल्क रूट जो है रशिया से चाइना के बीच का एक सिल्क रूट था जो कि बिजनेस व्यापार मार्ग था वो, तो उसको कनेक्ट किया यहां से भारत से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 3 चीजें जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्क मार्ग जो है किसका अधिपत्य था, तो कनिष्क का ही था, कनिष्क के समय ही था। ठीक है, अब आते हैं गुप्त वंश के ऊपर। ठीक है, गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के ऊपर हम लोग आते हैं। तो ये इसका गुप्त वंश का उदय जो हुआ, गुप्त वंश की स्थापना 240 से 280 ईस्वी के बीच में रही है। क्योंकि अब देखिए ईस्वी चलने लगा है ना, ईस्वी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी से यहां शक संवत को स्थापित किया गया कनिष्क के समय ही, और अब ईस्वी चलना। तो गुप्त वंश की स्थापना हुई 240 से 280 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और ये गुप्त वंश के स्थापना कौन किए, तो श्री गुप्त किए थे। कौन किए थे, तो श्री गुप्त किए थे। ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है। और श्री गुप्त किए थे, ये दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी है। और श्री गुप्त का जो समय काल था वो 240 से 280 के बीच रहा। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी बना घटोत्कच। तो कौन बना, घटोत्कच, जो कि महाराजा की उपाधि इसने ली थी। ठीक है, ये 280 से लेकर 320 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 280 से 320 ईस्वी तक, ये 280 से 320 ईस्वी तक रहा। ठीक, ये एक नोट कर लीजिएगा यहां से। फिर आए दोस्तों यहां पर गुप्त वंश का जो जिसमें कि महाराजा की उपाधि ली थी, उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। और ये जो है इनका समय काल 320 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम लिखना है, ना कि आप चंद्रगुप्त मौर्य लिख दीजिएगा। ठीक, और ना ही सम्राट अशोक लिखिएगा। ये असली और वास्तविक संस्थापक इसी को माना गया। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत भी चलाया था, जैसे कि कनिष्क ने शक संवत चलाया था, उसी तरह गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था गुप्त संवत चलाया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी विवाह नीति पर ही कायम रहे, है ना। और यहां पर देखिएगा तो विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किया इन्होंने, और उपाधि जो है महाराजा धीराज की ली, प्रथम गुप्त शासक ने। ठीक, तो यहां से इनकी कहानी होती है समाप्त। ठीक है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो चीजें एग्जाम में पूछे गए हैं उन टॉपिक को हम लोग यहां से कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समय यहां पर समुद्रगुप्त का। अब समुद्रगुप्त जो है इनका समय काल 335 से 375 का रहा है। इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहासकार एक स्मिथ हुए थे, इन्होंने ही समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा था कि आप भारत के नेपोलियन हैं, है ना। तो भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है समुद्रगुप्त को, तो ये ध्यान में रखिएगा, इतिहासकार थे स्मिथ उनका नाम था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, वैसे इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कविराज, परक्रमाक और अप्रतिरथ। ठीक है, तो ये 3 नाम से इनको जाना जाता है। समुद्रगुप्त का जो अभियान था, वो जो चर्चा था, वो हरिशेन को लेकर हुआ करता था, क्योंकि दरबारी कवि थे हरिशेन, उनके द्वारा रचित था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है।
तो ये सब कुछ जो है जो खोजकर्ता या फिर उस समय खुदाई हुए उसके दौरान ये सारा चीज मिला। तो समुद्रगुप्त का अभियान का चर्चा हरिशेन के द्वारा जो रचित पुस्तक थी प्रयाग प्रशस्ति उसमें मिलती है। ये जो उसने बताया कि उसने उत्तरापथ में 9 राजाओं को दक्षिणापथ के बाहर राजाओं को विजित किया और यहां पर अपना शासन जमाया था इन्होंने। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। धर्म कौन सा फॉलो करते थे? तो वैष्णव मत यानी कि अश्वमेध यज्ञ को ये लोग यहां पर प्रमाणित है, यहां पर जानकारी दी जाती है कि वैष्णव मत को ये लोग फॉलो करते थे। विजय था इनको आर्यव्रत उत्तर की तरफ से 9 और दक्षिण की तरफ से दक्षिण के 12 राजाओं को इन्होंने हराया था, इसलिए इनको समुद्रगुप्त जो है ये जाने जाते हैं, उनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे अगर मैं बात कर लूं अगले शासक का, तो जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी हत्या की। किसकी? रामगुप्त की। अब देखिए समुद्रगुप्त के उन्होंने सिक्के भी लॉन्च किए थे, वीणा बजाते हुए उस तस्वीर रहता था उस सिक्के पे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, वो एक फेमस था, हमेशा क्वेश्चन पूछता वहां से। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़िएगा तो वैष्णव धर्म को मानता था, ये मैंने आपको बताया। ये 3-4 लाइनें जो आपको याद रखनी होंगी। उसी तरह समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त को राजा बनाया गया, उसका उत्तराधिकारी के तौर पे। ठीक है, लेकिन इसका साक्ष्य मिला है, लेकिन यह जाना गया कि वो अयोग्य राजा था रामगुप्त, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करवा दी और स्वयं राजा बन गया। तो यहां से कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये कब से कब तक शासन में थे? तो 375 से 415 ईस्वी। पहला क्वेश्चन बनता है यहां से। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। ठीक है, तो शक वंश के जो लोग थे उनको पराजित किया 389 ईस्वी में। ये एक है इंपॉर्टेंट यहां से लाइन जो कि आपको याद रखना। शकों को हराने के लिए, हराने के बाद 389 में इन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को असली जो वास्तविक शासक कहा गया है ना, गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। 2 क्वेश्चन बना। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की। तो जो भी उपाधियां हैं इनकी, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आगे बताऊंगा इसमें अभी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने ध्रुव देवी और कुबेरा नाग 2 विवाह किए थे। उन्होंने क्या? 2 विवाह किए थे, नागवंश में और यहां पर जो है वाकटक वंश में। तो दोनों से यहां विवाह किए है ना, तो यह ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 विवाह किए उन्होंने। अच्छा, यहां पे देखिएगा तो कुबेर नाग से जो उत्पन्न पुत्री थी उनकी, उनका नाम था प्रभावती देवी, है ना, प्रभावती गुप्त का नाम था। उसका विवाह जो है वाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था इन्होंने। तो ये जानकारी है यहां से। अच्छा, रुद्रसेन एक क्वेश्चन और पूछता है कि उसकी मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के लिए उन्होंने उसको रूप में शासक बनाया था, बस उसके लिए। उसके बाद जो शासन नहीं चला। और आपको बता दें कि चीनी यात्री थे उस समय फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। तो एक सवाल और बनता है यहां पर कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन जो विदेशी यात्री थे वो आए थे? तो ये फाहियान थे, जो कि 399 से 414 ईस्वी के बीच में ये भारत आए थे। देखिए, 9 रत्नों के बारे में यहीं पे जानकारी हमें पढ़ने को और देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये फाहियान आए जब चीन से, है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो महरौली लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नाम से संबोधित किया गया, और महरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही माना जाता है। तो ये एक तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 रत्न की इन्होंने यहाँ पर अपने दरबार में स्थापित किया, जिसमें कि कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट थे वो। ठीक है, बेताल भट्ट, घटक पर और छपणक और भरूची, ये 9 रत्न थे जो कि इसमें शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे 3, 2, 5 ही दिया गया, 6 दिया गया है, लेकिन मैं आपको 9 रत्न के बारे में जानकारी दे दूं कि कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वारामिहिर, शंकु, बेताल, घटक पर, छपणक और भरूची, ये 9 रत्न बने किसके? तो दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब कहानी शुरू होगी यहां पर, क्योंकि देखिए यहां पे मैंने आपको बताया सारा चीज। अब कुमार गुप्त की कहानी शुरू होगी। इनका समय काल बहुत कम रहा,
415 से 455 ईस्वी तक ही इनका समयकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और जो ध्रुव देवी का पुत्र था कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी यानी कि इनसे शादी हुआ था ध्रुव देवी से, तो कुमारगुप्त का जन्म हुआ था। तो 415 ईस्वी में ये शासक बना था। नालंदा विश्वविद्यालय की इसने स्थापना की, तो ये इनका सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया, और बिहार जैसे मतलब जो उस समय का तत्कालीन बिहार था, है ना, उस समय उसको विकसित किया शिक्षा के रूप में, इसको एक हब बनाया। बिहार बाद में इसको बौद्ध धर्म के शिक्षा का भी सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो बौद्ध शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र यहां बताया जाता है, और ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी इसको नवाजा जाता है। तो ये कुमार गुप्त का बहुत बड़ा उपाधि था। ठीक, यहां पे देखिएगा तो अगला जो है स्कंदगुप्त, इसका जो है कहानी शुरू हुआ 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। ठीक, अब ये जो थे ये मध्य एशिया के बर्बर जाति थे, जिसको हुण कहते थे हम लोग, है ना। तो हुणों का आक्रमण जो था स्कंदगुप्त के समय ही हुआ, और स्कंदगुप्त जब ये शासन में था तो हुणों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया इन्होंने। और इसका वर्णन इसीलिए यहां मिलता है, क्योंकि जितने भी राजा हैं उनका वर्णन क्यों है, क्योंकि वो अपने समय में विजयी रहे हैं, तभी तो उनको जाना जाता है। तो इसका वर्णन जो है जूनागढ़ अभिलेख में हमें मिलता है। तो अभिलेख जब आप पढ़िएगा ना, तो कुछ प्रमुख अभिलेख का लिस्ट मैंने दिया हुआ है पुराने वीडियोज में, उसको जब पढ़िएगा वहां से तो ये सारी चीजें दिखिएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और अभिलेख में हुणों के मलेच कहा गया है। हुणों को क्या कहा गया है, तो मलेच कहा गया था। ठीक है, तो यहां पर एक देखिए सुदर्शन झील था जो कि पुनरुद्वार करवाया था, जो कि सौराष्ट्र यानी कि आज का वो गुजरात है और महाराष्ट्र के बीच का एरिया है। उपाधि शंकरादित्य का दिया गया, और अंतिम महान गुप्त शासक स्कंदगुप्त को ही कहा गया है। तो ये 4 लाइनें इसको याद रखना होगा इनके लिए, 2 लाइनें इनके लिए। इसके बाद जो है यहां पे आता है दोस्तों, एंट्री होता है पाल वंश का। ठीक है, अब पाल वंश में ध्यान रखिएगा, तो पाल वंश का स्थापना जो है गोपाल ने किया था, राजा गोपाल ने किया था। कब किया था, तो 750 ईस्वी में गोपाल ने अदंतुपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और बिहार शरीफ जैसे जगह पे यहां पे स्थापना की। अदंतुपुरी विश्वविद्यालय स्थापना गोपाल ने की, राजा थे उस समय के, और ये पाल वंश का यहीं से शुरुआत हो जाता है। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी बना धर्मपाल, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है उसकी स्थापना की। तो धर्मपाल का प्रमुख शासक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थापना की गई। फिर देखा गया कि सोमपुर महाविहार बांग्लादेश का यहां पर निर्माण किया गया। यहां पे आपको बता दें कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश है जो, उसका नाम था सोमपुर महाविहार। ठीक है, सोमपुर महाविहार। तो धर्मपाल ने वहां पे यह स्थापित करवाया। अच्छा, वहां पे आपको बता दें कि धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष भी किए, प्रतिहार वंश राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया, और धर्मपाल जो है प्रतिहार वंश और वत्सराज से पराजित हो गया था। बाद में धर्मपाल ने क्या किया कि राष्ट्रकूट के शासक जो थे ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया बाद में जाकर, और उस समय भी कन्नौज पर अधिकार किया। तो इनकी उपाधि क्यों है भाई आपका धर्मपाल का, यही इसलिए क्योंकि एक बार हारे वो किससे, तो राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव से और प्रतिहार शासकों से हारे ये। फिर उसके बाद उनको पराजित किया और कन्नौज पर अपना पूरा अधिकार जमाया। और धर्मपाल का अगर उत्तराधिकारी पूछेगा तो धर्मपाल ने उत्तरा पथ स्वामी की उपाधि धारण की इसी दौरान जब ये विजयी हुए थे, तो है ना, उत्तरा पथ स्वामी के उपाधि इन्होंने धारण की थी। अच्छा, इसके बाद जो है देवपाल आए। ठीक है, इनका उत्तराधिकारी बने देवपाल, इनके पुत्र थे देवपाल। 810 ईस्वी में यहां पर देवपाल और उसके शासक मतलब अन्य शासकों के बारे में जब पढ़िएगा तो देवपाल 810 शासक बना। देवपाल ने मुंगेर के क्षेत्रों में, है ना, मुंगेर के क्षेत्रों को अपनी राजधानी बनाई। देवपाल ने ही जावा, जैसे इंडोनेशिया उसमें कहा जाता था जावा को, है ना, इंडोनेशिया को, तो जावा के शैलेंद्र वंशी, है ना, शैलेंद्र वंशी शासक जो कि आपका बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने हेतु 5 गौ दान में दे दिए थे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। देवपाल ने इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक जो थे बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बिहार यानी कि बौद्धों का रहने का निवास, है ना, बौद्ध जो भी धर्म को अपनाएगा उसके लिए वो निवास। तो वैसे में 5 गांव उन्होंने क्या किया, तो दान में दिया।
देवपाल के बाद आए दोस्तों यहाँ पर जो कि विग्रहपाल, विग्रहपाल, फिर महीपाल, फिर रामपाल, ये आदि शासक बने पाल वंश के। ठीक है, तो यहां से इनका पाल जो कि वंश का जो है खात्मा हुआ, खत्म हुआ, है ना। और इनके दौरान जो है पालकालीन जो कि कांसे की मूर्तियां होती हैं, धीमन और बिठपल, ये प्रचलित हुए। मूर्ति कला को माना गया यहाँ पर, और वो काफी प्रसिद्ध हुआ। धीमन और विठपाल जो है इसमें कला में जो प्रवर्तक माने जाते थे उनको जाना गया। अंतिम शासक जो थे इसके पाल वंश के गोविंद पाल थे, जो कि मदन पाल के बाद आए थे। तो ये कहानियां यहाँ पर खत्म होती हैं, जो कि बिहार के प्राचीन इतिहास को हमने यहाँ से कवर किया है। तो कुछ शासक और उसकी राजधानियों को थोड़ा सा एक झलक देख लीजिएगा। देखिए, एक है आपका बिंबिसार, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। उदयन, उदयन इसके बाद उदयन बने थे बिंबिसार के बाद, तो उन्होंने पाटलिपुत्र ले गए। शिशुनाग आए तो वैशाली ले गए। कालाशोक यानी कि जो नंद वंश का तो शासक था, है ना, वो फिर क्या किया? तो पाटलिपुत्र ले गया। ठीक, नंद वंश आए तो वो भी पाटलिपुत्र थे, मौर्य भी थे तो वो भी पाटलिपुत्र के ही उस समय राजधानियां थी। नंद वंश भी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश भी पाटलिपुत्र। लेकिन जब कुषाण आए तो यहाँ पर पुरुषपुर यानी कि जो पेशावर था और मथुरा था, वो दो राजधानियां उन्होंने बनाए। ठीक है, और जब गुप्त वंश आए, है ना, कुषाण के बाद गुप्त आए थे, तो गुप्त वंश आए तो पाटलिपुत्र फिर राजधानी अपना लेकर आए। पाल वंश आए तो वो मुंगेर चले गए, मुंगेर को राजधानी बनाए। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जो है ये हमारे राजधानियां थी कुछ इस तरह से, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और ये कुछ साहित्य हैं और कुछ लेखक हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। अर्थशास्त्र के सबसे बड़े लेखक कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। और विशेषता क्या है इनकी? तो राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थे ये। ठीक, बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष और बौद्ध धर्म का महाकाव्य है ये। ठीक है, अश्वघोष। इंडिका, इंडिका देखिए, इंडिका से पहले जान लीजिए एक था प्रज्ञा परमिता, है ना, जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था शून्यवाद के सिद्धांत को लेकर। ठीक है, एक था सीयूकी जो कि हेनसोंग ने लिखी थी पुस्तक, और भारत का वो यात्रा विवरण है, इसलिए उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, और ये जो है मौर्य साम्राज्य के विवरण को बताता है। फिर सीयूकी हेनसोंग के द्वारा लिखा गया यात्रा विवरण है ये। मिलिंद पनोह जो कि नागसेन के द्वारा लिखा गया था, मिलिंद पनोह, है ना, ये जो है ये जो पुस्तक है ये बैक्टीरियन शासक जो कि मिनांडर, है ना, मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप को लेकर यहाँ पर उनकी चर्चा की गई है। फिर एक आपका मैंने बताया प्रज्ञा पारमिता जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखा गया शून्यवाद के ऊपर। महावंश लिखा गया दोस्तों श्रीलंकाओं के राजाओं के वर्णन को लेकर। ठीक, एक जातक कथा था। ठीक है, एक जातक कथा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, जातक कथा है तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में लिखा जाता है, वो भी नागसेन ने ही लिखा था। तो मिंडारन नागसेन संवाद जो है ये किसने लिखा? तो नागसेन ने लिखा। ठीक है, और मिलिंद पनोह भी यहाँ पर, तो इसको तीनों को याद रखिएगा। मिलिंद पनोह जो साहित्य है उसको लेखक कौन है? तो नागसेन है। और ललित विस्तार भी नागसेन है, महावंश भी यहाँ पर जो है आपके नागसेन है, और जातक कथाएं भी नागसेन है। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रहनी चाहिए। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया पूरा आपका प्राचीन बिहार का इतिहास। अब आगे आएगा मध्यकालीन बिहार का इतिहास। वहां जब हम पढ़ेंगे तो मध्यकालीन बिहार में दो तीन चीजें आपको पढ़ के आनी है। तुर्क शासन, स्थानीय वंश जो कि कर्नाट वंश था, सिख धर्म, अफगान शासक, सल्तनत काल जो कि बिहार में भी था कुछ उनका, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, और मुगल काल जो कि बिहार में उनका काल क्या था, कहां तक विस्तार था उनका, ये बताएंगे। तो तुर्क शासन से हम लोग शुरुआत करेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इन सब से रिलेटेड जो है ना आपको एक एमसीक्यू करवाऊंगा, जो कि आपको देखना होगा कि कितना क्वेश्चन आपसे सही बन रहा है, तो उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बाकी आज का ये वीडियो का पीडीएफ आपको इस वीडियो में अटैच करके दे दिया जाएगा, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।